गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 16 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट पेज पे ये जो न्यूज़ है, हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है हाईकोर्ट। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हिजाब कंट्रोवर्सी देश भर में चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी? क्योंकि कर्नाटका सरकार ने एक डिसीजन सुनाया और कर्नाटका सरकार ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे हिजाब को हम बैन करते हैं। इसको लेकर के कई लोगों ने आवाज़ उठाया और इन लोगों की आवाज़ उठाने के बाद ये मैटर पहुंचा कर्नाटका हाईकोर्ट। माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिसीजन सुनाया फाइनली कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसलिए आर्टिकल 25 के तहत, आर्टिकल 25 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत इसे मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद ये मैटर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। कल ही ये मैटर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। अब सर्वोच्च न्यायालय जो भी वर्डिक्ट सुनाएगी अंतिम वर्डिक्ट होगी। बहरहाल इस टॉपिक में मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, चूंकि इस पर चर्चा करने के लिए कई सारे पॉइंट है मेरे पास, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा कि क्यों हिजाब कंट्रोवर्सी वर्तमान में चर्चा में है और क्यों इसका क्या समाधान होना चाहिए। मिसाइल सिस्टम विश्व स्तरीय और सुरक्षित। देखिए इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ है कि हमारे देश की जो एक मिसाइल है वो गलती से माल फंक्शन की वजह से गलती से वो चल गई और मिसाइल में किसी तरह का कोई पेलोड नहीं था, मिसाइल में किसी तरह का कोई टैक्टिकल वेपन नहीं था, मिसाइल में किसी तरह कोई बम नहीं था, गलती से चल गया और वो पाकिस्तान में 124 किलोमीटर के रेंज में अंदर चला गया। अब पाकिस्तान में एक मिसाइल घुसता है और पाकिस्तान में 124 किलोमीटर चला जाता है, तो पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे तबाह क्यों नहीं किया? तो ये तो पाकिस्तान पे क्वेश्चन उठता है और कहीं ना कहीं भारत का भी टेस्ट ये सफल हो जाता है। तो भारत ने कहा है कि ये जो है हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है सर्वोच्च सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से माल फंक्शन होते रहता है, पहले भी इस तरह से हुआ है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में ये घटनाएं हुई है, ब्रिटेन में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, कनाडा में हुआ है। तो ये जो माल फंक्शन है इसके वजह से ये घटनाएं होती हैं। अब देखिए मिसाइल में कोई टैक्टिकल वेपन रहता तब दिक्कत हो सकता था। मिसाइल क्या है कि मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह हथियार को ले जाने का एक माध्यम है। मिसाइल यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये टारगेट है आपका और यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने का एक माध्यम है मिसाइल। ये हथियार ले जाने का एक माध्यम है। बिना हथियार के, बिना टैक्टिकल वेपन के, बिना कोई उसमें बम के इस मिसाइल को गलती से माल फंक्शन की वजह से गलती से ये फायर हो गया और यहाँ पे पाकिस्तान में जाकर के गिरा। तो हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम विश्व स्तरीय है। इस तरह की घटनाएं विश्व में पहले भी कई सारे देशों में हुई है, इसको ज़्यादा तजुर्बा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसको उठा रहा है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में भी इस मुद्दा को उठाया। नीचे एक दिया हुआ न्यूज़, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान इस मैटर को उठा रहा है, उसका रीज़न है कि पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जो होने वाले हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इसको इंडिया एक टूल के रूप में पाकिस्तान में प्रयोग होता है। इंडिया इलेक्शन का मुद्दा पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान में जो पार्टी होगी उसको इस टॉपिक का या इस इंसिडेंट का कहीं ना कहीं वो राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। यूक्रेन घटनाक्रम पे होगा बड़ा आर्थिक संकट या आर्थिक असर। देखिए हमारे देश के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है, दुनिया इंटरकनेक्टेड है, एक देश दूसरे देश पे काफ़ी हद तक डिपेंड है। ऐसे कंडीशन में एक देश में कोई घटना होगी तो उसका पूरा विश्व पे इम्पैक्ट होगा। भारत में भी कई सारा इम्पैक्ट हो रहा है। ऊर्जा ज़रूरत की चीज़ें हमारे यहाँ कीमत इसका बढ़ रही है, राइट। तो इसी को लेकर के हमारे देश के विदेश मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया। बहरहाल इसको पढ़ लीजिएगा। इसको लेकर एक टॉपिक मुझे आज एडिटोरियल में डिस्कस करना, मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए कश्मीरी फाइल जो मूवी है इसको लेकर के पीएम मोदी ने अपना स्टेटमेंट दिया और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के जो वर्तमान के पीएम है या इंडिया के जो सिटिंग पीएम है वो किसी मूवी को लेकर के स्टेटमेंट दिए थे। कश्मीर फाइल जो है इसका इम्पैक्ट देखिए, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि पहली बार किसी पीएम को मैं देख रहा हूँ, सिटिंग पीएम को इसको लेकर के स्टेटमेंट देते थे। और पहली बार जो है ऐसी घटना हो रही है कि यूएस में, यूएस का एक स्टेट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उस स्टेट ने फाइनली माना है कि कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था। यूएस में कई सारे ऐसे डेमोक्रेटिक सांसद थे या रिपब्लिक सांसद थे जो मानते थे
कश्मीरी लिबरेशन का समर्थन करते थे, आज इस मूवी को देखने के बाद वो लोग कहीं न कहीं भारत का समर्थन कर रहे हैं। तो इस मूवी का वैश्विक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी इस मूवी में कही गई है कि आपके साथ गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप हथियार पकड़ लें। कश्मीर पंडित के साथ गलत हुआ, 5 लाख कश्मीर पंडित को रातों रात घर छोड़ना पड़ा, लेकिन कभी किसी कश्मीरी पंडित ने हथियार नहीं पकड़ा, बस कि उन्होंने जो हथियार बनाया किसको, तो एजुकेशन को हथियार बनाया। और विश्व में कई सारे एजुकेटेड लोग कश्मीरी पंडित था, नासा में काम कर रहे हैं या बहुत जगह काम कर रहे हैं। बहरहाल अगर आप कश्मीरी ये नहीं देखे हैं कश्मीरी फाइल तो आप लोग देखिएगा, अच्छी मूवी है। और एक और पॉइंट मुझे डिस्कस करना है आपके साथ, चूँकि ये अब नेशनल लेवल का चर्चा बन गया, तो एक और पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है कि क्या ये मूवी मुसलमानों के खिलाफ है, तो बिल्कुल नहीं। ये मूवी टेररिज्म के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो ये टेररिज्म मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ है। कई सारे मुस्लिम लोगों ने जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का समर्थन किया था, कई सारे मुस्लिम लोग जो कश्मीर में भारत का समर्थन करते हैं, उसकी भी हत्या हुई है। कई सारे लोग ऐसे हैं। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये टेररिज्म के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। ये खिलाफ है कि किस तरह से देश खामोश रहा था जब 5 लाख हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया था। ये इस बात का द्योतक है। ये सवाल यही उठाता है कि आपको 1984 का सिख दंगा सभी लोगों को पता है, इस पर चर्चा हुई है। आपको बाबरी विध्वंस के बारे में पता है, बाबरी विध्वंस के बारे में देश भर में चर्चा हुई है, लेकिन कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में क्यों चर्चा नहीं हुई है? तो ये मूवी इसी पे सवाल उठाता है कि बाबरी मस्जिद में जो घटनाएं हुई हैं, दुखद घटनाएं थी, बाबरी विध्वंस दुखद घटनाएं थी, लेकिन देश भर में चर्चा हुई है। 1984 का राइट्स जो था वो दुखद घटना थी, देश भर में चर्चा हुई है। गुजरात दंगा दुखद घटना थी, लेकिन देश भर में चर्चा हुई है। लेकिन कश्मीर जेनोसाइड को लेकर के देश भर में चर्चा तक नहीं हुई है। ये सवाल इस मूवी में उठाया गया। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्पसंख्यक और सेक्युलरिज्म दोनों को एक दूसरे का पर्याय समझ लिया गया, जो कि ऐसा है नहीं। अल्पसंख्यक और सेक्युलरिज्म दोनों को एक दूसरे का पर्याय समझ लिया गया, ऐसा है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इस पे भी कहीं न कहीं सवाल उठाया गया इस मूवी में। एनआरसी पे अभी राष्ट्रीय स्तर पे एनआरसी तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया गया। एनआरसी लेकर चर्चा लगातार होती थी। 2019 के आसपास प्रत्येक दिन एडिटोरियल आता था, प्रत्येक दिन चर्चा होती थी एनआरसी को लेकर के। एनआरसी क्या होता है? एनआरसी होता है नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर्ड, या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। अच्छा, इसको अपनाया क्यों गया? एनआरसी की शुरुआत क्यों हुई? और एनआरसी की जो शुरुआत हुई असम में, एनआरसी जो असम में हाल फिलहाल में हुआ भी है, वो बेसिकली माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन पे हुआ था। क्यों हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। क्यों हुआ था? क्योंकि 1947 में देखिए भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हुआ तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान का 2 भाग था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान के कई सारे लोग असम में आ गए थे। तो ऐसी कंडीशन में आपको जानकारी होना चाहिए, सरकार को जानकारी होना चाहिए कि कौन इंडियन है और कौन पाकिस्तानी है। तो इसी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1951 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पे एनआरसी की शुरुआत होती है। उसके बाद 1971 आई है। उसके बाद एनआरसी को पूरी तरह से तैयार नहीं किया जाता है, या पूरी तरह से जितने भी लोग थे वहाँ पे सबका डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता है। 1971 आई है। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई है। तो बांग्लादेश की स्थापना हुई इस समय भी मास लेवल पे है, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित होकर के असम आए थे। तो उसके बाद असम छात्र संघ ने भी मांग किया था, असम छात्र संघ ने भी मांग किया था कि आप जो है एनआरसी को डाटा अपडेट कीजिए, एनआरसी को पूरी तरह से डाटा पब्लिश कीजिए, एनआरसी की स्थापना कीजिए, एनआरसी की शुरुआत कीजिए, एनआरसी के डाटा को पब्लिश कीजिए। और ये आंदोलन 1971 से लेकर के 1985 तक चला था। लगभग 14 वर्ष तक असम छात्र यूनियन के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि असम में जो वहाँ के असम के लोकल लोग थे, वहाँ बाहर से कई लोग आकर वहाँ बस गए थे।
और फाइनली 1985 में असम समझौता होता है राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी के समय में जो असम समझौता होता है उसमें एक डेट इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 1971। और फाइनली कहा जाता है कि 24 मार्च 1971 तक जो व्यक्ति पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या कहीं से भी हो, वो अगर कश्मीर में आकर के बस गए तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, नहीं तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 24 मार्च 1971 ही क्यों चुना गया, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे ये बात भी आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि 25 मार्च 2021 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गए थे बांग्लादेश, क्योंकि 24 मार्च के बाद 25 मार्च से मास लेवल पे कहीं ना कहीं मूवमेंट शुरू हो गया था बांग्लादेश में, या पूर्वी पाकिस्तान में मैं कहूँ तो आंदोलन शुरू हो गया था, वहाँ पे जेनोसाइड वहाँ पे शुरू हो गया था। किस तरह से पाकिस्तान के सैनिकों ने जो है पूर्वी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में किस तरह से उत्पीड़न किया, इसके बारे में लोगों को कम पता है। तो बहरहाल अभी जो एनआरसी की स्थापना हुआ, या अभी जो एनआरसी का डाटा जो अपडेट किया गया फाइनली, वो उन नागरिकों का है, एनआरसी में उन नागरिकों का है जो 24 मार्च 1971 से पहले जो इंडिया आ चुके थे वो भारत के नागरिक माने गए हैं, अदरवाइज भारत के वो नागरिक नहीं माने गए हैं। अब मान लीजिए 1971 से लेकर के अभी अगर आप गौर कीजिएगा 50 साल हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके पिताजी हो या दादाजी हो, आपको प्रूफ दिखाना था कि आपके पिताजी या दादाजी 1971 से पहले इंडिया आ चुके थे। तो ये मेरे कंसर्न का, ये मेरे टॉपिक मुझे डिस्कस करना नहीं था, लेकिन बेसिक पॉइंट मैं चाहता था कि आपको जानकारी होना चाहिए एनआरसी के बारे में। बाकी देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 2009 के मुकाबले में नक्सली हिंसा में 77% की कमी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा भारत के लिए न्यूज़ है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिया है 600 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दे रहा है, तो हमारे देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये सब स्टेटमेंट जारी किया, या संसद के पटल पे अपना वक्तव्य जारी किया। ईपीएफओ सदस्यों के लिए 1000 रुपये का पेंशन पर्याप्त नहीं है। देखिए ईपीएफओ पे लेकर के 2-3 दिन पहले में मैंने चर्चा किया था। ईपीएफओ संगठन जो है, इसे बोला जाता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, और ये एक्ट याद रखिएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के द्वारा ईपीएफओ की स्थापना किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन ये आता है, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री करते हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे स्टेट पीसीएस वगैरह में, बीपीएससी वगैरह में, ईपीएफओ की स्थापना कब हुई है, या ईपीएफओ ऐप को किस एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ईपीएफओ के तहत मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिलता था। अब संसद में ये मांग उठ रही है कि 1000 जो मिनिमम पेंशन मिलता था इसके दायरे को बढ़ा दिया जाए, तो वहीं लेकर के ये न्यूज है। आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगेगा टीकाकरण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके घर में बच्चे हैं तो उसको भी टीका जरूर दिलवाइएगा। जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर राजनीतिक इस संस्था का अपमान, निर्मला सीतारमण। अब देखिए जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। 2 तरह के निकाय होता है जो मैं आपके साथ लगातार चर्चा करता हूं। एक तो संवैधानिक निकाय होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, और एक सांविधिक निकाय होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वैसे बॉडी को कहा जाता है जिसकी स्थापना संविधान के किसी एक्ट, किसी आर्टिकल के द्वारा किया गया। तो ये संवैधानिक। और सांविधिक निकाय क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, जिसकी स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया, जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे सीपीसीबी। ये सब की स्थापना कहीं ना कहीं संसद के एक एक्ट के माध्यम से किया गया है, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, लीगल बॉडी कहा जाता है, वैधानिक निकाय कहा जाता है, सांविधिक निकाय कहा जाता है। लेकिन संवैधानिक निकाय वैसे निकाय को कहा जाता है जिसकी स्थापना संविधान के द्वारा किसी एक्ट के, संविधान के द्वारा किसी आर्टिकल के द्वारा किया गया, जैसे चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग में संविधान में प्रोविजन है
जीएसटी का भी प्रोविजन संविधान में है। जीएसटी आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी की काउंसिल की स्थापना किया गया। आई रिपीट, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी स्थापना आर्टिकल 279A के द्वारा किया गया। प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा। जीएसटी काउंसिल को फिनांस मिनिस्टर चेयर करते हैं, इसके अध्यक्ष फिनांस मिनिस्टर होते हैं, और यूनियन ऑफ स्टेट जितने भी स्टेट हैं उसके वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो ये बेसिकली जीएसटी काउंसिल जो है के फैसले पर राजनीतिक इस संस्था का अपमान, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जीएसटी काउंसिल के बारे में, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जीएसटी क्षतिपूर्ति। आज से लगभग 1 वर्ष पहले मैंने ये टॉपिक पे वीडियो बनाया था, जीएसटी कंपनसेशन। मैं टेलीग्राम पे वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा। मैंने उस समय भी बोला था कि जीएसटी कंपनसेशन मुद्दा अभी सॉल्व होने वाला नहीं है, बहुत समय लगेगा इसको सॉल्व होने में, और लगभग 15 मिनट का वीडियो था, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि जीएसटी कंपनसेशन क्या है, जीएसटी क्षतिपूर्ति क्या है, और आज भी इसकी चर्चा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कानूनों को कारोबारियों के उत्पीड़न का हथियार न बनाए। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें एक मांग उठती है कि हमें व्यापारियों के लिए अगर कानून बनाना है तो एक तो कम कानून होना चाहिए देश में। देश में लगभग 1400 से अधिक कानून को समाप्त किया गया है हाल में केंद्र सरकार के द्वारा। तो कई सारे एक कानून दूसरे कानून का विरोध करता है, इसलिए कम कानून होना चाहिए। इसकी चर्चा लगातार होती है कि अगर हमें व्यापार को आसान करना है तो हमारे पास एक मिनिमम कानून होना चाहिए, कम कानून होना चाहिए। इसलिए जो लेबर रिफॉर्म्स हम लोग कर रहे हैं, तो लेबर रिफॉर्म्स में 44 कानून को सिर्फ 4 कानून में मर्ज करके बनाया जा रहा है, राइट। तो ये सब पार्ट है हमारे देश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेरिका की भारत को क्लीन चिट, पाक ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से जताया ऐतराज। पाकिस्तान लगातार ऐतराज जता रहा, पाकिस्तान आपत्ति दर्ज कर रहा, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये जो है भारत कोई जानबूझ के ऐसा नहीं किया, माल फंक्शन की वजह से ऐसा हो गया, राइट। और अमेरिका में भी पहले इस तरह की घटनाएं हुई है। केवल इस्लामोफोबिया की बात करना ठीक नहीं। देखिए, हुआ क्या है, कहा जाता है कि झूठ को इतना बार बोलो कि वो झूठ सच लगना शुरू हो जाए। तो पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की जो बात करना शुरू किया था, वो इस तरह से करना शुरू किया कि कहीं कि यूनाइटेड नेशन भी कन्विंस हो गया और विश्व के कई सारे देशों ने इसका समर्थन कर दिया। अब अगर आप देखेंगे, 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस्लामोफोबिया से लड़ने के दिवस में मनाया जाएगा। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस्लामोफोबिया से लड़ने के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषणा किया गया। और मजे की बात यह है कि इसको समर्थन कौन किया, इसको ये सारे के सारे देश समर्थन किया। इन देशों में एक देश चीन भी आपको दिखेगा। यस, इस देशों में आपको एक चीन भी दिखेगा। लेकिन चीन के खिलाफ कोई क्यों नहीं कुछ बोलता। अगर आप इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं तो चीन में तो 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाला हुआ है, राइट। 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाला हुआ है। चीन में आप मुस्लिम नाम नहीं रख सकते हैं, चीन में आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। चीन में जो है उस जो मुल्ला लोग हैं, राइट, या जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, उसको बेसिकली रिफॉर्म्स करवाया जाता है, उसको डांस करवाया जाता है। बहुत सारा आपको वीडियो देखिएगा आप या ऑडियो देखिएगा या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि क्या हालत है उइगर मुसलमानों की चीन में, आपको दिखेगा। तो उइगर मुसलमानों को लेकर के जो है विश्व के देश क्यों खामोश हैं। और अगर इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे देश चीन से क्यों नहीं बोलते हैं कि आप अपने यहाँ जो उइगर मुसलमान है उसके हकूक़ की रक्षा कीजिए, उसके अधिकारों की रक्षा कीजिए। कुछ चीज़ें समझ से परे है, पता नहीं, ये चीज़ तो मेरी समझ से परे है बिल्कुल। छिन्न भिन्न होती विश्व की व्यवस्था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ सवाल जो है मैं आपके सामने में रख दूंगा, आप लोग इसे सोचिएगा अपने में। विदेश नीति में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के विदेश
मंत्री रह चुके हैं हेनरी किसिंजर, उन्होंने कहा है। निक्सन के समय में ये अमेरिका के विदेश मंत्री भी थे, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे उस समय में। इन्होंने कहा था अंग्रेजी में एक लाइन कि अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। अमेरिका का ना तो परमानेंट कोई दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, अमेरिका के परमानेंट इंटरेस्ट है बस। हिंदी में इसको कहा जाता है या कह सकते हैं आप कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना तो कोई आपके परमानेंट दोस्त होते हैं, अस्थायी दोस्त होते हैं, ना ही कोई अस्थायी दुश्मन होता है, बल्कि अस्थायी हित निहित होता है। तो ये यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कानून बनता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा डिसीजन होता है उसमें बेसिकली हमारे हित निहित होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कभी भी आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखना हो तो इसको कोट कर सकते हैं आप। अब देखिए रूस और यूक्रेन वार के बाद किस तरह से विश्व की रणनीति चेंज हुई है या वैश्विक ऑर्डर चेंज हुआ, वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से चेंज हुआ। जो देश अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाय थे आज अमेरिका पे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे प्रश्न उठा रहे हैं। मसलन इजराइल, अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाय में एक इजराइल थे और इजराइल ने अभी तक रूस के खिलाफ टिप्पणी नहीं किया। इनफैक्ट इजराइल के जो है पीएम है वो मॉस्को पहुंच गए और पुतिन से बातचीत भी किया था कि आप युद्ध को रोक दीजिए। तो इजराइल एज ए इंटरमीडिएटर भूमिका वर्तमान में निभा रहा है। ब्रिक्स में ब्राजील को छोड़ करके अन्य देश यूनाइटेड नेशन में वोटिंग से बाहर रहा। तो ब्रिक्स का भी कहीं न कहीं अपना पॉलिसी है। क्वाड में अगर आप देखेंगे, क्वाड में भारत इससे बाहर रहा है। क्वाड में तीनों ही देश, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया और जापान हो, वो यूएस के साथ दिख रहा है, लेकिन भारत इससे बाहर है। तो ब्रिक्स कंबाइन रूप से अपनी पॉलिसी को चलाने में या रूस के प्रति अपनी जो नीति है कंबाइन रूप से उस नीति को क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है, या क्वाड जो है जिसकी स्थापना चीन के खिलाफ किया गया था उसमें भी बिखराव दिख रहा है। ब्रिक्स में बिखराव दिख रहा है, क्वाड में बिखराव दिख रहा है, नाटो में भी इनफैक्ट आपको बिखराव दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुर्की जो है, सऊदी अरब और तुर्की आपको एक पेज पे दिख रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के राष्ट्रपति का फ़ोन तक रिसीव नहीं किया, जो बाइडेन को उन्होंने फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। तो कहीं न कहीं उसका सऊदी अरब का विश्वास अमेरिका के प्रति डगमगा रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है। और तुर्की भी अगर आप देखिएगा, तुर्की भी कई जगह रूस से लड़ाया भी है। नाटो के सैनिक जो है, चूँकि तुर्की नाटो का पार्ट है और नाटो का पार्ट रहते हुए तुर्की ने कई जगह सीरिया वगैरह में रूस के सैनिक के खिलाफ लड़ा भी है, लेकिन वर्तमान में तुर्की तटस्थ दिख रहा है। और तुर्की वह देश भी है जिसने S-400 मिसाइल रूस से परचेज किया, खरीदा। तो तुर्की इकलौता देश है जो नाटो का सदस्य रहते हुए भी S-400 मिसाइल रूस से परचेज किया। तो नाटो में आपको स्पष्ट तौर पे बिखराव दिखेगा। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों की एक समान नीति आपको दिखेगी। अभी तीनों ही वोटिंग में बाहर रहा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग से बाहर तो रहा ही है भारत और चीन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान अभी मेंबर नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन महासभा जो है उसमें तीनों ही देश वोटिंग से बाहर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर आपको दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 3-4 क्वेश्चन उठते हैं। ये क्वेश्चन आप खोजिएगा, आप सोचिएगा इस पर कि क्या नाटो समाप्त हो गया? क्या नाटो जो है वो समाप्त हो गया? नाटो का अस्तित्व समाप्त हो रहा है? नाटो की विचारधारा जो समान विचारधारा होती थी वो समाप्त हो रहा है? नाटो एज ए संगठन क्या उसमें बिखराव हो गया है? क्या ताइवान के अधिग्रहण के समय में भी नाटो खामोश रहेगा? जिस तरह से नाटो, रूस और यूक्रेन विवाद क्यों हुआ? इस विवाद की जड़ में ये था कि यूक्रेन को लग रहा था कि हम रूस से लड़ना शुरू करेंगे, नाटो मेरे पीछे खड़ा है, नाटो आकर के मेरे लिए लड़ लेगा रूस से। लेकिन यूक्रेन का ऐसा सोचना गलत था। ताइवान भी आज यही सोच रहा है कि कल के डेट में चीन हम पे हमला करेगा तो नाटो मेरे पीछे है, अमेरिका मेरे पीछे है, अमेरिका मेरे लिए आकर के लड़ लेगा चीन से। क्या ऐसा करेगा अमेरिका? क्या ऐसा नाटो करेगा? तो क्या ताइवान का जब चीन अधिग्रहण करेगा, जैसा कि चीन ने कहा भी है, तो क्या उस समय में नाटो खामोश रहेगी? क्या अमेरिका अब वैश्विक शक्ति नहीं रहा है? और क्या अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी मानी जाएगी? विश्व के कई सारे देश हैं जिसमें दूसरे देश ने हिम्मत नहीं की उसे लड़ने का। मसलन आप देख लीजिए फिलीपींस।
फिलीपींस एक बहुत छोटा देश है, चीन कभी भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन चीन ने हिम्मत नहीं किया था कि इस देश पे अधिग्रहण वर्तमान में कर लें। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ये सब देशों को अमेरिका ने गारंटी दिया है कि आप पे अगर हमला होगा तो हम आपके लिए आके लड़ेंगे। तो क्या अब अमेरिका जो सुरक्षा की गारंटी देगा इन देशों को, ये देश मानेंगे? विश्व के कई सारे देशों को अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दिया है, क्या वो अब भी अमेरिका पे भरोसा करेंगे? ये सवाल भी उत्पन्न होता है और मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग खुद सोचिएगा कि इस पे क्या होना चाहिए, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग डेवलप कीजिएगा इस पे। रूस यूक्रेन बात डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, रूस यूक्रेन वार पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इतना ही न्यूज़ था, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।